दोस्तों उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल करके आ रही हैं, जिसमें दो खबर माननीय सुप्रीम कोर्ट से है। इसके अलावा 21 जुलाई 2026 को 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पुनः मामले की सुनवाई होने के लिए लिस्ट किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 30,000 से ज़्यादा शिक्षक जो है वो सरप्लस में है। तो क्या इसका प्रभाव नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों पर भी पड़ेगा? ऐसे तमाम खबरों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ना सिर्फ शिक्षा मित्र बल्कि 69,000 72,000 से जुड़े हुए अभ्यर्थी और साथ ही साथ नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न न्यूज एजेंसीज के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 30,000 शिक्षक जो है वो सरप्लस हैं। आप डेट और टाइम देख सकते हैं, जस्ट अभी की ये न्यूज है। इसमें देख सकते हैं आप, चूंकि समायोजन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, समायोजन का मतलब कि ट्रांसफर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो मामला हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट ने लिस्ट मांगी थी सरप्लस टीचर्स की। तो यहाँ पर ये बातें निकल करके आ रही हैं कि टोटल 30,000 जो शिक्षक हैं वो सरप्लस हैं और इन 30,000 में प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों शामिल हैं, जिसमें प्राइमरी में 19,000 शिक्षक जो हैं वो सरप्लस हैं और अपर प्राइमरी में जो है वो 11,000 शिक्षक सरप्लस हैं। अब ये जो शिक्षक सरप्लस हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ एक विद्यालयों में सारे सरप्लस ही होंगे। लगभग 16,900 समथिंग, मोटा मोटी अगर राउंड फिगर कर दें तो 17,000 शिक्षकों की कमी भी है। तो अगर इनको एडजस्ट कर दिया जाए तो लगभग 13,000 अभी भी जो शिक्षक हैं वो सरप्लस में हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार। ठीक है, और ये खबर अमर उजाला ने भी और साथ ही साथ हिंदुस्तान ने भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको रिपोर्ट किया हुआ है, जाकर के आप पूरी खबर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के जहां पर शिक्षक सरप्लस में होंगे वहां से निकल करके जहां पर कमी होगी वहां पर शिक्षक जाएंगे, तो इसके हिसाब से चीज़ें एडजस्ट की जाएंगी। और अभी आप देख रहे होंगे कि 11,508 का जो अध्याचन ऑफलाइन मोड में भेजने की बात की गई थी, ऑफलाइन मोड के बाद प्रक्रिया ये होती है, हालांकि सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी, क्योंकि अभी पोर्टल तैयार नहीं था, इस वजह से ऑफलाइन मोड में भेजा गया था, जिसको आयोग ने वापस कर दिया है और ऑनलाइन मोड में पोर्टल तैयार करके फिर अध्याचन भेजने की बात कही है। तो जब ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो जाता है उसके बाद सभी जिलों से क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि कितने पद बाकी हैं जिस पर रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। अब चूंकि ये जो समायोजन की प्रक्रिया चल रही है उसके बाद ही एग्जैक्ट डेटा हमें पता चल पाएगा कि कितने पद विज्ञापित हो सकते हैं। मतलब कि ये जो 11,508 वाला पद है नगरीय क्षेत्र का, ये भी अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन समायोजन के बाद ही एग्जैक्ट डेटा पता चल पाएगा कि नगरीय क्षेत्र में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। ठीक है, अभी चूंकि समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मामला हाईकोर्ट में लंबित है और वहां से डेटा मांगा गया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया साइट्स पर वो जो डेटा है वो पब्लिक हो गया और इसके बाद से ये खबरें निकल करके आ रही है और मीडिया ने उसको रिपोर्ट करते हुए ये खबर प्रकाशित की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जुड़ी है शिक्षा मित्रों से और ये डायरेक्टली प्रभाव डालेगा बेसिक शिक्षा में रिक्त पदों के आंकड़े को, क्योंकि शिक्षा मित्रों को जब आप प्यूपिल टीचर रेशियो की बात करते हैं, छात्र शिक्षक अनुपात, तो उसमें काउंट नहीं कर रहे होते हैं और छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से ही टोटल कितने पद रिक्त हैं वो चीज़ें काउंट की जाती है। मतलब शिक्षा मित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जो भी आदेश आएगा वो डायरेक्टली नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को प्रभावित करेगा। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि हाईकोर्ट में एक याचिका पहुंची हुई थी जहां पर शिक्षा मित्रों ने टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसमें कई राज्यों के वहाँ पर जो जजमेंट हुए हैं या फिर जो हाईकोर्ट कई राज्यों में जो राज्य सरकारों ने डायरेक्टली शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया है, उसके आधार पर यहाँ पर भी मांग की गई थी। अगर आपको याद हो, वर्ष 2017 में जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, उसमें टेट क्वालिफाई ना होना एक प्रमुख रीजन बताया गया था। आरटी के मानक के हिसाब से, एनसीटी के मानक के हिसाब से टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ही शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। तो हाईकोर्ट में यही अपील की गई थी कि जो टेट क्वालिफाइड है एटलीस्ट उनको तो परमानेंट किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने उस समय राज्य सरकार को नोटिस इशू किया हुआ था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने यह कहा कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, इस वजह से आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाइए। अभ्यर्थी चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में पुनः ये बातों को रखते हैं कि उस समय जब इनका समायोजन रद्द किया गया था तो ये बोला गया था कि टेट क्वालिफाइड नहीं, तो जो टेट क्वालिफाइड है उनको आप परमानेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर राज्य सरकार को नोटिस इशू किया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और
राज्य सरकार अपना हलफनामा देगी कि हम इनको परमानेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि उस समय जो नॉन टेट शिक्षा मित्र थे उनके लिए ये सवाल था कि विभागीय टेट करा करके क्यों ना इनको परमानेंट कर दिया जाए। उस समय सवाल ये उठा कि एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से विभागीय टेट कराना उचित नहीं होगा। और अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को टेट अनिवार्यता वाले मामले में न सिर्फ प्रमोशन के लिए बल्कि नौकरी में बने रहने के लिए भी टेट को अनिवार्य कर दिया है, तो अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विभागीय टेट की बात कर रही है, स्पेशल टेट की बात कर रही है सभी इन सर्विस टीचर्स के लिए। तो यहां पर शिक्षा मित्रों के द्वारा यही पॉइंट उठाया गया कि एक तो आप इन सर्विस टीचर्स के लिए स्पेशल टेट करा रहे हैं, और जब हम शिक्षा मित्रों की बात थी तो उस समय स्पेशल टेट को सिरे से नकार दिया गया था। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हलफनामा देना होगा और राज्य सरकार बताएगी कि शिक्षा मित्रों को लेकर के उनका आगे का रोड मैप क्या है। कुछ एक राज्यों में शिक्षा मित्रों को डायरेक्टली परमानेंट कर दिया गया उनसे विभागीय टेट करा करके। तो अगर ये परमानेंट होते हैं तो निश्चित तौर पर अभी चूंकि छात्र शिक्षक अनुपात में ये शिक्षा मित्र काउंट नहीं हो रहे हैं, और अगर परमानेंट हो जाते हैं तो ये भी काउंट होंगे, जिससे नए जो रिक्त पद होंगे उनकी संख्या में भारी कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में भी बात करें तो 50,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र जो है वो टेट क्वालिफाइड हैं। तो अगर 50,000 डायरेक्टली परमानेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है नए पद ही खत्म होंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है 72,825 वाले मामले से। अगर आपको याद हो, पिछली हियरिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो लिस्ट मांगी थी उसमें बहुत ज़्यादा हजारों की संख्या में पिटिशनर्स वहां पर लिस्ट अवेलेबल कराया गया, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करने से मना कर दिया कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट के फेवर में हम फैसला नहीं कर सकते। उसके बाद से आज की सुनवाई में अब पूरा जो मामला है वो मेरिट पर सुने जाने के लिए लिस्ट करने के लिए अगले सप्ताह का समय दिया गया, मतलब अगले सोमवार को अब इस मामले की सुनवाई होगी। अब मामला ये फंस चुका है कि अब पिटिशनर रिलीफ नहीं बल्कि आपको सिद्ध करना होगा, जो 72,825 से संबंधित अभ्यर्थी हैं, कि आखिर आपकी आप योग्य हैं इस भर्ती में और आपके साथ किस तरीके से गलत हुआ है, वो चीज़ें मेरिट के आधार पर डिसाइड होने के बाद ही माननीय सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में फैसला दे सकती है। ठीक है, तो अब सब कुछ जो होगा 72,825 में वो मेरिट के आधार पर होगा। इसके बाद से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित और विवादित 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। तो कल दिनांक 14 जुलाई 2026 को अभ्यर्थी पुनः लखनऊ में प्रदर्शन करने पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लास्ट जो हियरिंग हुई थी उससे पहले वाले मामले में राज्य सरकार ने सुनवाई से पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन देकर के डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया था, और उसके बाद से अभ्यर्थी भी परेशान थे कि क्यों ना राज्य सरकार अपना पक्ष रख रही है ताकि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। इसी वजह से पिछली हियरिंग में अभ्यर्थियों ने 2 दिन पहले ही लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला और राज्य सरकार ने अपना एडवोकेट वहां पर उपस्थित रखा, जिसके बाद से ये फैसला हुआ कि राज्य सरकार अब तैयार है डबल बेंच के जजमेंट के हिसाब से लिस्ट को रिविजिट करने के क्रम में। तो अभ्यर्थी पुनः सुनवाई से पहले दबाव बना रहे हैं ताकि एक बार पुनः राज्य सरकार एडवोकेट को भेजे और जो भी चीज़ें होनी है अब जल्द से जल्द निस्तारित हो पाए। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होता है तब राज्य सरकारें भी दबाव में होती हैं, और एक बार चुनाव बीत गया उसके बाद से राज्य सरकारें भी इन अभ्यर्थियों की नहीं सुन रही होती हैं। तो अभ्यर्थियों को भी पता है कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। जिस तरीके से 2022 में दबाव में आकर ही राज्य सरकार ने 68 की लिस्ट जारी की थी, हालांकि बाद में उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया माननीय हाईकोर्ट ने, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो वो मैटर अलग है। लेकिन कम से कम दबाव में आकर के ही सही राज्य सरकार ने इन अभ्यर्थियों के फेवर में कम से कम लिस्ट तो जारी की थी। तो उसी ढर्रे पर अभ्यर्थी पुनः कल लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। देखना होगा कि 21 जुलाई को राज्य सरकार लिस्ट लेकर के आती है या फिर नहीं। तो ये आज की कुछ प्रमुख खबरें थी जो कि निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग में नई भर्ती को डायरेक्टली प्रभावित कर सकती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।